तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे चैप्टर इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर, और आज का लेक्चर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 14, और ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का पॉइंट लिखना हो जाए तो बताइए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, लिख लिया? अब मेरा बात सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जांपल में पार्टिसिपेट करो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ लो, फिर बाद में मैं सुंदर से नोटिंग करा दूंगा। मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, नोटिंग का जरूरत नहीं, आप समझो। मैं बोल रहा हूं, मान लो एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज है, चलो 5 रुपीज कर देते, क्या 6 5 रुपीज, और कॉल मनी 3 रुपीज है। टोटल कितना रुपया है? 10। हमारे यहाँ एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के हाथ में 6000 शेयर है हमारे कंपनी का। कितना शेयर है? 6000 शेयर है। और मिस्टर एक्स को देना था ये लास्ट में, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। जिस दिन कॉल का डेट आया ना, उस दिन वो कॉल का पैसा नहीं दिया। दिया है, मैंने बोला नहीं दिया, वो 2 महीने बाद दिया, 2 मंथ्स बाद दिया। तो पहला क्वेश्चन, कॉल के दिन अगर वो कॉल का पैसा नहीं दिया तो इट इज अ केस ऑफ कॉल्स इन अरियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि कॉल्स इन अरियर कितना रुपया का है, तो बोलोगे 6000 शेयर पे 3 रुपीज करके, तो मेरा कॉल्स इन अरियर 18,000 रुपीज का। यस सर कि नो सर? किंतु ये पैसा वो दिया है, कितना कब दिया है? 2 महीना बाद। तो देरी कर दिया ना। एक चीज विजुअलाइज करो, जरा सा विजुअलाइज करो। मान लो ये कंपनी है, और मान लो ये शेयर होल्डर है। तो मैं बोल रहा हूं, शेयर होल्डर ये जो पैसा दे रहा है ना, ये 2 महीना बाद दे रहा है ना, डिले कर रहा है। मान लो कि ये ट्रांजैक्शन में, ये अमाउंट में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इस सिचुएशन में कौन किसको इंटरेस्ट देगा? अगर मैं बोलता हूं कि डिले करने के लिए जो पैसा टाइम पे देगा तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लॉजिकली सोचो। कोई आदमी अगर देरी से दे रहा है तो इंटरेस्ट लगेगा ना। तो कौन देरी से दे रहा है? शेयर होल्डर देरी से दे रहा है। तो शेयर होल्डर देरी से दे रहा है, तो अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो कौन किसको इंटरेस्ट देगा ऐसे सिचुएशन में? हाँ, तो डिले कर रहा है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर देगा। तो क्या मैं बोलूं, शेयर होल्डर इंटरेस्ट देगा कॉल्स इन अरियर के ऊपर। किसको देगा? कंपनी को देगा। आपको समझ में आ रहा है? कितना इंटरेस्ट देगा? तो भैया अपने कंपनीज एक्ट में ना एक टेबल एफ बोल के, क्या है भैया? टेबल एफ। वहां बोला गया है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपना पेमेंट डिले करता है तो डिले पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा @10% पर एनम। @ कितना देना है? 10% पर एनम। तो जरा बुद्धि लगाओ, अगर मैं निकाल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का बात कर रहा हूं, तो कॉल्स इन अरियर हमारे एग्जाम्पल में कितना था, जरा चेक करो, 18,000। तो मैं बोल रहा हूं 18,000, इस पे इंटरेस्ट देगा बोलो कितना परसेंट करके? 10% करके। मेरा एग्जाम्पल देख के बताओ, बुद्धि लगा के, कितने दिन के लिए इंटरेस्ट देगा वो? हाँ, वो डिले किया 2 महीना, तो वो 2 महीना का इंटरेस्ट देगा। 2 महीना मतलब हो गया 2/12। तो जरा कैलकुलेटर चलाओ, 300 रुपया इंटू 10% इंटू 2/12, हाँ ठीक बोल रहे हैं, 300 रुपया। तो ये इंटरेस्ट कौन किसको देगा? शेयर होल्डर देगा कंपनी को। अच्छा, इस चैप्टर में हम जो आपको अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, शेयर होल्डर के बुक्स में सिखा रहे हैं कि कंपनी के बुक्स में? कंपनी के बुक्स में। तो हमको अब सोचना है सिर्फ कंपनी के व्यू पॉइंट से। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जिसका मैं बात कर रहा हूं, कौन किसको दे रहा है? भैया शेयर होल्डर दे रहा है कंपनी को। तो कंपनी के व्यू पॉइंट सोचो, कंपनी को ये इंटरेस्ट मिलेगा कि देना है? मिलेगा। अगर कंपनी को ये इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी का ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इनकम तो क्रेडिट होता है भैया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये इनकम है, तो मैं ऐसे बोलूंगा
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये इनकम है, तो इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा ये इनकम है तो क्रेडिट कर दिया कंपनी। अच्छा ये इनकम मिल गया क्या? नहीं, मिलने वाला है। किससे? शेयर होल्डर से। अगर मिल जाता तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट लिखते? कैश डेबिट। किंतु अभी कंपनी को पैसा मिला नहीं, मिलेगा। मिलेगा किससे? शेयर होल्डर से। तो हम डेबिट किसको कर देंगे? शेयर होल्डर को। तो बात समझो, मेरा जर्नल एंट्री बन गया शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इसको बोलते हैं ड्यू करना, इंटरेस्ट ड्यू करना। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ड्यू करना। ड्यू कर दिया। अब ये पैसा कंपनी को मिलेगा। जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो जरा सोच के बताओ, बुद्धि लगा के बताओ, कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा कि 2 महीना बाद अरियर भी मिल जाएगा? दोनों मिलेगा भैया, क्योंकि आदमी 2 महीना बाद अरियर देगा, अरियर के साथ साथ इंटरेस्ट भी देगा। तो बात समझो, जब पैसा मिलेगा, मैं कंपनी हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसा मिल रहा है? शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का पैसा। तो शेयर होल्डर पहले आप डेबिट किए थे, तो आज शेयर होल्डर को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे 300 रुपया। सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना मिल रहा है, साथ में अरियर भी मिल रहा है। सोचो, जब वो पैसा नहीं दिया होगा तो हम अरियर अकाउंट को डेबिट किए होंगे, और आज अगर पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरियर अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर 18 को भी क्रेडिट कर देंगे। यानी बैंक में कितना रुपया आएगा अपने कंपनी में? 18,300। मतलब 18,000 अरियर का मिलेगा और 300 किसका? इंटरेस्ट का। क्या बहुत डिफिकल्ट बात बोला? नहीं, तो इस बात को नोटिंग कर लेते जल्दी से। तो लिखो, हेडिंग लगाया था ना तुम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये हेडिंग लगा लिया। अब इसके नीचे लिखना चालू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। हम लोग कैसे निकालेंगे ये बात करते हैं। सुनो ना, अभी अभी मैं निकाला था 300, याद है? ये क्या था ये पहले बताओ। 18,000 क्या था अपने एग्जांपल? कॉल्स इन अरियर। तो ये निकालने के लिए आपको पहले चाहिएगा कॉल्स इन अरियर का फिगर। फिर सुनो ना, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? देखो 10%, ये 10% रेट है भैया। ये कहां लिखा हुआ है? टेबल एफ में दिया हुआ है। अगर कोई पूछे ये इंटरेस्ट रेट कहां से लाए, टेबल एफ से। और आपको ये रेट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में लोग ये रेट नहीं देता है, वो आपको याद रखना है 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखो 2/12 है। ए 2 क्यों लिया तुम? 2 क्या था? मंथ मतलब क्या चीज का मंथ? जितना जल्दी दिया कि जितना देरी से दिया? देरी मतलब इंग्लिश में होता है डिले। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? इसका मतलब अगर तुमको निकालना है तो तुमको लेना पड़ेगा डिले पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अगर 2 मंथ्स है तो 2/12, 3 मंथ्स है तो 3/12, 4 मंथ्स है तो 4/12। ये कहानी करके आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। फिर जर्नल एंट्री क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी को मिलता है, तो पहले कंपनी बोलेगा मिलने वाला है किससे? शेयर होल्डर से। तो वो शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देगा। और 2 इंटरेस्ट इनकम है, तो वो लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। भैया इसका नरेशन भी बता दोगे? बिल्कुल, ये नरेशन होगा, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू। ये ड्यू एंट्री हो गया। अच्छा भैया ड्यू हो गया, भैया ड्यू हो गया, ड्यू हो गया। फिर बताइए डू द ड्यू। अब ये पैसा कंपनी को मिलेगा। जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये इंटरेस्ट का पैसा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं नहीं, साथ में क्या मिलेगा? कॉल्स इन अरियर। ये दोनों को जोड़ के बैंक में पैसा आ जाएगा। या नरेशन लिखना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली लिखो, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड along with क्या? कॉल्स इन अरियर। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड along with कॉल्स इन अरियर।
being interest received along with calls in arrear, being interest received along with calls in arrear. बोले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आसान सा कॉन्सेप्ट था, मतलब कोई भारी तो नहीं था ज्यादा. अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 50 और ये है, हेडिंग लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का केस. हेडिंग लगा के पेन डाउन करना. मैं पहले अपनी तरफ से फट से समझा देता हूं, छोटा सा बात है, और उसके बाद आप नोटिंग करना. मैं नोटिंग करा दूंगा प्रॉपरली, पहले आप समझने पे फोकस करो. रेडी सारे बच्चे? अब जरा बात समझो. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. मान लीजिए हमारा एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज है, हमारा अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज है, हमारा कॉल मनी 3 रुपीज, टोटल 10. हमारे यहां एक शेयर होल्डर है, इसका नाम है मिस्टर वाई. मिस्टर वाई के हाथ में 3000 शेयर्स, और मिस्टर वाई ने क्या किया जानते हो? मिस्टर वाई ने अपना कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया. कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? तो पहले बताओ, ये केस कॉल्स इन अरियर का है कि कॉल्स इन एडवांस का? एडवांस का. अच्छा, अगर मैं पूछूं यहां पर मिस्टर वाई ने कितना कॉल्स इन एडवांस दिया है, तो आप यही ना बोलोगे कि 3000 शेयर पे उसने कॉल मनी 3 रुपीज करके 9000 एडवांस में दे दिया. अच्छा, कॉल्स इन एडवांस दे दिया मतलब टाइम से पहले दे दिया कि टाइम के बाद में दिया? पहले दे दिया. अब मान लो मैं बोलता हूं कॉल्स इन एडवांस उसने यहां दे दिया, और सुनो ना, जो कॉल है ना, कॉल कंपनी ने कॉल मांगा है 3 महीने के बाद, अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद कॉल मांगा. अलॉटमेंट के कितने दिन बाद? 3 महीना के बाद. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब कॉल्स इन एडवांस तो टाइम से पहले दिया है ना, कितना महीना पहले दे दिया एडवांस? 3 महीना पहले, क्योंकि वो अलॉटमेंट के दिन ही दे दिया, और कॉल मनी इससे 3 महीना बाद में है, तो ही हैज गिवन द मनी इन एडवांस हाउ मेनी मंथ्स बिफोर? 3 मंथ्स बिफोर. समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताओ कि ये रहा मेरा कंपनी और ये रहा मेरा शेयर होल्डर. अगर मैं बोलता हूं कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना लेना पड़ेगा, तो बुद्धि लगा के बताओ कौन किसको इंटरेस्ट देगा? वेरी गुड भैया, सुनिए ना, कॉल्स इन एडवांस में शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे दिया टाइम से पहले, तो ऐसे बोल सकते कंपनी शेयर होल्डर का पैसा यूज कर रहा है. अगर शेयर होल्डर का वो पैसा यूज कर रहा है, तो वो पैसा यूज करने के लिए वो इंटरेस्ट देगा. तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन किसको देगा? कंपनी देगा, शेयर होल्डर. भैया कितना देगा? तो वो निकालना मैं सिखा देता हूं. मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस कितना रुपया का है? कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए का है? 9000. 9000 है, 9000. कॉल्स इन एडवांस 9000 रुपए. कितना परसेंट? तो भैया परसेंट दिया टेबल एफ में. कहां दिया है? और टेबल एफ में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मैक्सिमम है 12% पर आना. कितना परसेंट है? 12% पर आना. ठीक है भैया. कितने दिन का इंटरेस्ट देगा कंपनी? जितना जल्दी उसको मिला है. कितना जल्दी मिल गया? 3 महीना. तो 3 महीना एक्स्ट्रा यूज कर रहा है ना कंपनी पैसा, तो 3 महीना का इंटरेस्ट देगा. 3 महीना तुम समझा ना? अरे बच्चा लोग ठीक है. तो ये कितना हो गया? 270. तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 270. अच्छा ये बताओ, हम तुमको जो अकाउंटिंग सिखा रहे हैं किसके बुक्स में सिखा रहे हैं? शेयर होल्डर की, कंपनी? कंपनी. तो हमको सब कुछ अब कंपनी के व्यू पॉइंट सोचना. जरा सोच के बताओ, कंपनी ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है. अगर कंपनी देगा तो कंपनी के लिए एक्सपेंस की इनकम? एक्सपेंस. एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो क्या करेगा? डेबिट. अगर वो अभी दे देता तो वो टक देने से लिख देता तो कैश. मतलब अभी नहीं देना, देना बाकी है. किसको देना है हमको ये पैसा? शेयर होल्डर को. तो हम लिख देंगे टू शेयर होल्डर. जैसे मेरे एग्जांपल में कितना हो जाएगा? 270. इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री करना. क्या एंट्री करना? ड्यू. अब हम पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को. अच्छा, जब शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो क्या हम सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे? क्या करेंगे और? हाँ, तो इंटरेस्ट देंगे और क्या देंगे? कॉल इन एडवांस भी दे देगा क्या? वो कॉल तो एडवांस में दिया, तो कॉल में एडजस्ट होगा पागल.
अरियर के जैसे एडवांस को कोई रिफंड मत करने चले जाना बुद्धि लगा के, हमको पता था यही बोलेगा इसीलिए हम पूछे। तो भैया सुनो ना, अब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा देगा, तो जब पैसा देगा तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर होल्डर पहले क्रेडिट किया था हमने, तो शेयर होल्डर डेबिट कर देना, और पैसा देंगे तो क्या लिख देना, बैंक। ये हो गया इंटरेस्ट का पेमेंट एंट्री। तो कितना एंट्री है, बस 2 एंट्री, एक तो ड्यू एंट्री करना और एक पेमेंट एंट्री। लिखने नहीं बोला तो हम लिखाएंगे, एक ड्यू एंट्री और एक क्या चीज, पेमेंट एंट्री, बस इतना ही तो बात है। बोलो बात समझ में आ गया। तो सुनो ना, हम लोग इसको लिखते हैं सुंदर से। तो आइए, आप हेडिंग तो लगा लिए थे सबको, कॉन्सेप्ट नंबर 15 का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसमें लिखो, पहले हम लोग लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे निकालेंगे। आप जरा फोकस करके बताना, ये 9000 क्या था, कॉल्स इन एडवांस का फिगर था। तो पहले आप लोगे कॉल्स इन एडवांस का फिगर, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाई, वरना मल्टीप्लाइड बाई ये 12%। हाँ ये तो रेट दिया हुआ है, मैक्सिमम रेट कहां दिया हुआ है, कोई अगर पूछेगा बोल देना कहां दिया हुआ है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मल्टीप्लाइड बाई, अभी खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 3/12। ये 3 क्या था, डिले। इस बार डिले कहां किया शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो टाइम से पहले दिया है, तो अर्ली पीरियड बोल दे। तो इसका मतलब ये 3 मंथ्स क्या, अर्ली पीरियड, अरे बोलो ना, अर्ली पीरियड डिवाइडेड बाई क्या, 12। ये करने से इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। अब हमें सीखना था जर्नल क्या करेंगे। अच्छा बोलो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी को देना है कि लेना है, देना है, देना है तो एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दो। आप खुद ही मुझसे बोले एक्सपेंस से डेबिट करना चाहिए। और ये इंटरेस्ट वी आर सपोज टू पे टू हुम, शेयर होल्डर, तो विल बी राइटिंग टू शेयर होल्डर अकाउंट। भैया नरेशन बता देंगे, बिल्कुल, नरेशन तो घिसा पिटा है। बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, ड्यू कर दिया भैया। ड्यू करने के बाद अब पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर पहले हम क्रेडिट किए थे पहले एंट्री में, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब पैसा दे रहे हैं ना, तो पैसा जाएगा यहां से बिजनेस से, तो टू बैंक, शेयर होल्डर टू बैंक। समझा, नरेशन, ए नरेशन, बीइंग क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। हाँ अगर सिर्फ इंटरेस्ट पेड भी लिखेगा तो भी ठीक है, अगर कोई लिखता है बीइंग इंटरेस्ट पेड तो वो भी ठीक है, या फिर पूरा लिखना तो पूरा लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। तो 2 एंट्री है, बस 2 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, फटफट करा दिया। बस याद रखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज, जो परसेंटेज मैंने बताई है मैक्सिमम रेट है, क्या बोला है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया लिया जा सकता, इससे कम हो सकता है। तो वो लॉ में पड़ेगा, मैं देख मैं लॉ का टीचर तो नहीं हूं, लॉ में क्या ही बताऊं आपको, पर लॉ में पढ़ेगा तुम लोग आगे जाके, कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में ये मैक्सिमम रेट है, और डायरेक्टर चाहे तो इस रेट को कम कर सकता है। किंतु एग्जाम में तुम कभी कम मत करके आ जाना, बोला हम कंपनी का डायरेक्टर हम कम कर देंगे, नहीं ऐसा फालतू बात मत करना, जितना बोले उतना ही। अगर वो लोग का कॉल्स इन एडवांस है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगाओगे, 12%, और कॉल्स इन अरियर है तो उस पर कितना परसेंट, 10%। ये बात दिमाग में, मेरा बात समझ में आया। फिर एक बच्चा तुरंत ही मेरे से और रूठ गया, वो बच्चा मेरे को बोल रहा है, बोले भैया इतना सारा सम करा है, उसमें भी तो कॉल्स इन अरियर एडवांस आया था, वहां तो कभी इंटरेस्ट नहीं कराए। हाँ बात तो सही बोल रहे हो, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एडवांस करेंगे कब, जब क्वेश्चन में आपको डिले पीरियड अर्ली पीरियड का डेटा मिलेगा। आप सोचो जितना भी सम किया उसमें बताया था कितना महीना डिले किया, कितना महीना पहले दिया, नहीं। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन रहेगा ही नहीं, मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करूंगा। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तभी जब डिले पीरियड और अर्ली पीरियड का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट का काउंटिंग करके नहीं दिखाते। इसलिए इतने सारे सम आप अभी तक किए हो, कई बार कॉल्स इन अरियर आया, एडवांस आया, हमने इंटरेस्ट का बात ही नहीं किया, क्योंकि वहां पर कोई अर्ली पीरियड या डिले पीरियड का डेटा नहीं, समझा। और बाकी डाउट क्लियर होगा जब हम लोग एक सम करेंगे। पहले बोलो यहां तक नोटिंग हुआ, सारा बच्चा लोग नोटिंग कर लिया।
तो चलो अब एक सुंदर सा सम देखते हैं और हम लोग करेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे बुक में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, अभी दिखा देते हैं आपको। नहीं पढ़ू, स्टार्ट कर दे। चलो क्या बोल रहे हैं देखिए, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एज अंडर। ए भाई कितना लाख शेयर इशू हो रहा है? 1 लाख। एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2.5, टोटल 10। तो 10 का शेयर अगर 10 में इशू कर रहा है तो केस कौन सा बना? इशूड एट पार है। एक्स होल्डिंग 10,000 शेयर पेड इन फुल ड्यूज अलोंग विथ फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोल रहा है समझा? मतलब एक मिस्टर एक्स है, वो फर्स्ट कॉल के साथ सारा पैसा दे दिया। सारा मतलब क्या, बाकी क्या रह गया है? फाइनल कॉल। मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है कि मिस्टर एक्स फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। अरे बोलो ना। तो ये कॉल्स इन अरियर का केस है कि एडवांस का केस है? एडवांस। द फाइनल कॉल वाज मेड 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल के 3 महीना बाद फाइनल कॉल आता है। इसका मतलब फाइनल कॉल वो कितना महीना पहले दे दिया है? 3 months। अर्ली पीरियड 3 months है। तो जैसे ही मुझे पता अर्ली पीरियड का डेटा है तो यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा। अरे बोलो ना। बस ये बता, इंटरेस्ट कितने महीने का निकालूं? 3 months। कितने परसेंट? 12%। कॉल्स इन एडवांस पे कितना लगता है? 12%। अच्छा, 12% कहां लिखा है? टेबल एफ। ठीक है, आगे। मिस्टर बी डिड नॉट पे फाइन कॉल। लो, बी बाबू जो है ना, वो क्या नहीं दी है अभी? फाइन कॉल ऑन टाइम। अच्छा, दिया है मगर टाइम से नहीं दिया। बट ही क्लियर्ड ही ड्यूज 2 months लेट। वो बोलता है फाइनल कॉल के दिन तो फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके 2 months बाद दिया, मतलब डिले कर दिया ना। अच्छा, फाइनल कॉल के दिन फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब उस दिन कॉल इन अरियर बन गया। अरे बोलो। और 2 महीना बाद दे रहा है। ए, पीरियड पता चल गया तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का काउंटिंग करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितने महीने के लिए निकालूंगा? 2 महीने के लिए। एट द रेट कितना परसेंट? 10%। अच्छा, ये 10% कहां दिया हुआ है? टेबल एफ में। ठीक है, और बोल रहा बी के पास कितना शेयर था? 1000। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर वाज अप्लाइड एज पर। ये लोग भूल भी दिया, टेबल एफ के हिसाब से लगाना। अरे हमको पता है यार, टेबल एफ के हिसाब से लगेगा। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी तुम कौन सा लगाता? हाँ, बोलता शो जर्नल एंट्री। चलो, सारा का सारा जर्नल एंट्री दिखाना है तो रुक के तो कोई फायदा है ही नहीं। तो तुम अपना हाथ चलाना चालू करो, बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम तो लिखो एबीसी लिमिटेड, और मैं करने वाला हूं जर्नल। तो जल्दी जल्दी हेडिंग में लिख दो जर्नल। जर्नल बोलो, सब ठीक है? आगे बढ़े। चलिए भैया, सबसे पहले हमें क्या मिलता है? भूल तो नहीं गया सब कुछ? तो पहले क्या मिलता है? बैंक अकाउंट डेबिट 2। वेरी गुड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी था 2.5 करके। कितने शेयर पे मिला है? नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है? 1 लाख। अप्लाइड अगर नहीं देगा तो हम ये तो बताए थे जितना इशूड है उतना ही अप्लाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2,50,000। ए, नरेशन आपकी जिम्मेदारी, आप संभाल लेंगे नरेशन? अब अगला एंट्री, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में डालो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी कितना है? 250। डाल देंगे 250 यहां। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डाल दिया। अब एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। पहले तो अलॉटमेंट का भीख मांगोगे 3 रुपए करके। चलो, भीख मांगने का एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो, अलॉटमेंट मनी कितना रुपए करके? 3 रुपया करके।
हम लोग भीख मांगेंगे कितने शेयर पे? 1 लाख पे। तो भीख मांग लिया 3 लाख रुपया। किसी को डाउट है तो बोलो। अब पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो सबको ही पैसा देगा ना। ये सबको ही देगा कि नहीं देगा? अगर देगा तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सबको इसे कितना मिलेगा? 3 लाख मिलेगा। मैं अलॉटमेंट तक एक बार रुका, अब देख लो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब ये एंट्री तो पहले दिन भी तो यही सब एंट्री किए थे, लास्ट दिन भी यही सब एंट्री कर रहे हैं। क्या मजेदार। क्या पहले पढ़ा भैया? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अलॉटमेंट के बाद क्या आता है तुम खुद बताओ। भैया फर्स्ट कॉल का भीख मांगना पड़ेगा 2 रुपया करके, तो मांगो चलो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देख रहे तुम ये सब फालतू फालतू जो बात करते हैं, भीख मांग रहे, सब कितना जल्दी याद रहता है, तुरंत आता दिमाग में, इसीलिए तो ये सब करते हैं। पढ़ाई में ये सब टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा जी, फर्स्ट कॉल मनी कितना करके था? 2 रुपए करके। जब भी भीख मांगेंगे याद है किससे मांगेंगे? सबसे। तो 1 लाख, हाँ, ना ज्यादा से ना कम से, सबसे। तो 1 लाख शेयर पे 2 करके अगर मांग लिया तो आज ड्यू कितना हो जाएगा? 2 लाख। किंतु आप थोड़ा सावधान सुनो ना, मैं बोलूं, आज जब पैसा मिलेगा ना, सबको ही दे रहे हैं पैसा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सबको ही दे रहे हैं, पर ये भला मानुस एक्स जो है वो अपना फाइनल कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे रहा है, तो यहां एक कॉल्स इन एडवांस भी आएगा, तो उसका थोड़ा सा संभालना है तुमको। तो मैं एंट्री बोल रहा हूं, देखो समझोगे क्या। अगर सबको ही फाइनल फर्स्ट कॉल दे रहा है तो एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी तो सब दे रहे हैं, मुझे 2 लाख तो मिलेगा ही, साथ में वो मिस्टर एक्स भला मानुस वो एडवांस में पैसा दे रहा है फाइनल कॉल, और कॉल्स इन एडवांस अगर मेरे को आज मिल रहा है, टाइम से पहले मिल रहा है कि बाद में मिल रहा है? पहले मिल रहा है। अगर टाइम से पहले मिल रहा है तो मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो बस लिख दो 2 कॉल्स इन एडवांस। सुना ना, वो जो मिस्टर एक्स था ना, उसके पास कितना शेयर था पता है आपको? 10,000। वो एडवांस के रूप में क्या दिया? वो फर्स्ट कॉल एडवांस दिया कि फाइनल कॉल दिया? फाइनल कॉल दिया। फाइनल कॉल कितना करके है? 2.5, यानी वो 10,000 शेयर पे 2.5 करके एडवांस दिया। कितना होगा? 25,000। बात समझ रहे हैं ना? बैंक में कितना है? 2,25,000। अच्छा, तुम हमको बोला था कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का एंट्री आज करोगे कि 3 महीना बाद फाइनल कॉल के बाद करोगे? अच्छा, तुमको पहले से पता था कि फाइनल कॉल 3 महीना बाद ही होगा? नहीं। तो जब तक फाइनल कॉल हो नहीं जाता तब तक हम कैसे बताएं कि अर्ली पीरियड कितना है? तब मैं तुमको बता दिया है, उसको तो बताना ही पड़ेगा, तुम एंट्री करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, तुम एडवांस मिल गया, तुम कंपनी, तुम तो चुपचाप बैठा रहेगा ना। जिस दिन तुम सच्ची में फाइनल कॉल मंगाएगा उसी दिन तो पता चलेगा ना, अच्छा 3 महीना अर्ली मिल गया हमको, तो 3 महीने का इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, इसका एंट्री 3 महीना बाद ही होगा। 3 महीना बाद मतलब फाइनल कॉल के बाद करोगे। तो पहले हम लोग फाइनल कॉल संभालेंगे। क्या दिमाग में जा रहा है बात? तो इसलिए भी इंटरेस्ट को भी हॉल्ट पे रखो, फाइनल कॉल का बात करो। पहले ड्यू एंट्री मतलब भीख मांगने वाला एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ना फाइनल कॉल मनी कितना करके था? 2.5 करके ना, और भीख सारे शेयर होल्डर मतलब 1 लाख से मांगोगे, तो आज कितना मिलेगा? सॉरी, कितना भीख मांग रहे हैं? 250। अब इसके बाद वाले एंट्री में ना थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। भैया क्यों 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 आपको क्यों सावधानी बरतना है? सुनो ना, सुनो ना, तुम भूल गया, एक मिस्टर बी था ना, बी, वो अपना पैसा फाइनल कॉल के दिन नहीं दिया था, डिले करके दिया 2 महीना। उस दिन तो नहीं दिया, उस दिन तो कॉल इन एरर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मिस्टर एक्स जो है ना, एक्स, उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दिया था, एडवांस दिया था, तो एडवांस भी तो एडजस्ट होगा। भैया नहीं समझे? सुनो, अभी लिखना रोको हाथ को, मेरा बात सुनो और फोकस करो एंट्री पे। मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं देते हैं
उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और जो एडवांस दे रहा है वो घूसा देगा, याद है? और घूसा देगा तो मुझे क्या याद आएगा? एडवांस एडजस्ट करना है। एडवांस पहले क्रेडिट किया था, आज जब एडजस्ट करोगे तो कॉल्स इन एडवांस क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। टू, बोलो टू क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो। वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अभी 1 मिनट हाथ होल्ड कर लो, मुझे वैल्यूज लिख लेने दो, उसके बाद तुम लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले फाइनल कॉल कितना था बताओ? 250, तो मैं यहां के लिख दूंगा 250, कोई डाउट? अच्छा बताओ कॉल्स इन एडवांस कितना था? 25, यहां भी हम मैं आके लिख दूंगा 25, एडजस्ट हो जाएगा। मिस्टर बी का अरियर था, मिस्टर बी के पास कितना शेयर था जानते हो? 1000 शेयर। भैया दिखाओ तो, बी हेल्ड कितना शेयर? 1000। बी क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल मनी कितना करके? 2.5 करके 1000 शेयर पे। तो मैं बोल रहा हूं अरियर है 1000 शेयर पे 2.5 यानी 2500। अब तुम समझो, अगर क्रेडिट में 250 है, डेबिट में ये दो फिगर आ गया, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर बैंक में लिख सकते हैं। तो भैया मैं कैलकुलेटर है, 250 में से 2500 नहीं मिलेगा, 25,000 पहले मिल गया, यानी टुडे बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, देख लो 2,22,500। बोलो हाँ कि ना? अब नोटिंग करो, कोई हड़बड़ी नहीं है मन्ना, नोटिंग कर लो। कोई हड़बड़ी नहीं है मन्ना, नोटिंग कर लो। नोटिंग नोटिंग। हो गया? फाइन कॉल जैसे ही हो गया, अब कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट का बात करते हैं। पहला बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन किसको देगा? कंपनी शेयर होल्डर देगा। कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो चलो डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको देना है? शेयर होल्डर को। तो टू शेयर होल्डर, ब्रैकेट में शेयर होल्डर का नाम लिख देना, डायरेक्टली नाम मत लिखना, ब्रैकेट में लिखना, शेयर होल्डर लिख के फिर ब्रैकेट में नाम लिखना। 2x मत लिखना, टू शेयर होल्डर ब्रैकेट में x। समझा मेरा बात? किंतु इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मेरा कॉल्स इन एडवांस था कितना? 25,000। एक काम करो, 1 2 3 4, 4 एंट्री का जगह छोड़ो, 16 लाइंस का स्पेस, 16 लाइंस का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1 चालू कर। वर्किंग नोट 1 चालू करोगे, निकालना क्या हमको? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मेरा कॉल्स इन एडवांस 25,000 था। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट 10% है कि 12% है? 12%। अर्ली पीरियड कितना था? कितना महीना पहले एडवांस मिल गया था? 3 मंथ्स। 3/12 750 आ रहा है। किसी बच्चे को डाउट है? देखो कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट कितना आसान है, देखो बेकार में डराया जाता है। निकाल लिया अमाउंट? अब इधर आ जाओ मुन्ना, इधर आओ, एंट्री में लिखो 750। अच्छा नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, नरेशन में पहले लिखा दिया कॉन्सेप्ट के साथ ही, बिंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, वो लिख लेना। अब हमें ये इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है, तो शेयर होल्डर को पहले क्रेडिट किए थे, आज पे करने जाएंगे तो शेयर होल्डर भैया एक्स को डेबिट कर दो। टू क्या? टू बैंक अकाउंट 750। फाइनल कॉल के बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो गया। सुनो ना, तुम भूल गया, ये मिस्टर बी का अरियर हुआ था, ये अरियर का पैसा वो आज दे रहा है कि 2 मंथ्स बाद? 2 मंथ्स के बाद मिलेगा हमको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का एंट्री अब कब करना है? आज करना है कि 2 मंथ्स के बाद? 2 महीना के बाद। तो 2 महीना के बाद अब मेरे को बताओ,
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को देना है कि लेना है? लेना है। लेना मतलब इनकम। तो इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक बात तो समझो कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर हम क्रेडिट करेंगे। तो बताओ डेबिट किसको करेंगे? शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर है ये? बी। तो शेयर होल्डर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। हमारा कॉल्स इन अरियर कितना था याद है? ये देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के लिए कॉल्स इन अरियर कितना है? मैं स्क्रीन पे देखो सर्कल करके रखा हूं 2500। तो मैं गया वर्किंग नोट 2 लिखने के लिए। ए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। आपने बोला आपका कॉल्स इन अरियर है 2500। कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट कितना परसेंट लगता है? 10%। कितना महीना डिले किया हमने? 2 महीना। राउंड ऑफ करके 42 कर दो। 41.6666 कुछ आ रहा है शायद, तो उसको राउंड ऑफ कर दो। पॉइंट रख के कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा तुमको? अगर कोई पूछे राउंड ऑफ कर दिया क्यों, तो बोल देना वी हैव राउंडेड ऑफ एज पर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है, सुना होगा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, उसके तहत राउंड ऑफ करते हैं। वर्किंग हो जाए तो बताना। मैक्सिमम बच्चा लोग सब लिख लिया क्या? अच्छा, अब मैं ये 42 का इंटरेस्ट यहां के बैठा दिया। नरेशन तो आप संभाल लेना क्योंकि मेरा नरेशन लिखवाया हुआ है बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू। बात समझ रहे हो? अब लास्ट में हम लोग को पैसा मिलेगा, हमको मतलब कंपनी को। अच्छा, कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा कि अरियर भी मिल जाएगा? तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर बी अकाउंट, ये 42 मिलेगा। और पहले जो कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था आज मिलेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। कितना था मेरा कॉल्स इन अरियर? 2500। तो बैंक में कितना लिखना चाहिए? 2542। बोलो क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? देखो हिसाब से अगर देखा जाए ना तो इश्यू ऑफ शेयर का मैक्सिमम काम आपको करा दिया। अब बचा क्या? अब बचता है इस चैप्टर का कहानी के हिसाब से कि शेयर का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होता है। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर ना। तो ये जो शेयर इश्यू होता है इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये सीखना होता है। तो जैसे ही मैंने बोला बैलेंस शीट, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा बैलेंस शीट कैसे होता है। तो अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं, अब थोड़ा सा देर बैलेंस शीट का चर्चा, और ये चर्चा आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अब जो मैं बैलेंस शीट का चर्चा करने वाला हूं वही बार 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 लगेगा। वो जगह अगर थोड़ा सा भी कमजोर रह गया ना, हर चैप्टर में असुविधा हो जाए। तो आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, तो हर वक्त तो मैं मजा नहीं करवा सकता, पर अच्छा लगे चाहे खराब लगे आपको सुनना पड़ेगा। और मैं आपको लिखवाऊंगा फिर पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो आप मेरे साथ फॉर्मेट भी लिखेंगे। मेरा बात समझ आ रहा है? तो चलो मैं आपको चर्चा करता हूं। अभी मैं जो भी बैलेंस शीट का चर्चा कर रहा हूं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। बाद में जब प्रॉपरली कंपनी अकाउंट्स करेंगे ना, उस वक्त अभी जो बात आपको मैं 15-20 मिनट आधा घंटा में बताऊंगा ना, उस वक्त यही बात को 3 घंटा में बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें और भी गहराई है। अभी जो मैं बोलूंगा इसको फुल एंड फाइनल मत समझ लेना, तो बस इतना सही बात है। अभी मैं उतना ही बात करूंगा जितना भी बेसिक चैप्टर्स में मेरे को काम लगे। फिर और जो गहराइयां हैं वो कौन से चैप्टर में कैसे सिखाऊंगा मैं आपको? कंपनी फाइनल अकाउंट्स अगर कभी करने का मौका मिला तो उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखो मैं बात कर रहा हूं कंपनीज का बैलेंस शीट। अब आपको पता है ना कंपनी में सब कुछ कंपनीज एक्ट के द्वारा ही होता है। तो भैया क्या हुआ था, मेरे को अब आपको बताना था बैलेंस शीट, तो मैं सोचा कि कंपनीज एक्ट खोल के पढ़ूं कि वहां पर क्या लिखा है उसके बारे में।
तो मैं क्या किया, कल रात को ना, मेरे को आज पढ़ाना था, तो मैं कल रात को कंपनीज एक्ट 2013 खोला। क्यों खोला? मैं देखने के लिए कि कहीं वहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं दिया, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट मिलेगा। तो मैं जब वहां गया ना, वहां पर मेरे को मिला लिखा हुआ शेड्यूल 3। क्या मिला मेरे को वहां पर? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट है, मैंने सुना था, तो मैंने शेड्यूल 3 खोला। पता है मेरे को क्या दिखा वहां पर? जैसे मैं शेड्यूल 3 खोला, वहां पर मुझे 2 डिवीजन मिला। एक बोला है वो लोग इसको डिवीजन ए नाम से लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है डिवीजन बी। भैया डिवीजन ए में क्या, डिवीजन बी में क्या? मेरे को भी बड़ा मन हुआ देखने का। तो जब मैं डिवीजन ए खोला ना, तो उसमें 2 पार्ट था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट। भाई पीएल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसका फॉर्मेट दिया हुआ था। तो भैया डिवीजन बी में क्या दिया हुआ था? भाई साहब डिवीजन बी का भी 2 पार्ट था, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट था। बात समझ रहे हो? मेरा बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब जैसे मैं ये बात बोला, तुम और कंफ्यूज हो गया। बोले भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं बैलेंस शीट का 2 फॉर्मेट है और पीएल का 2 फॉर्मेट है? हाँ हाँ बच्चे हाँ। तो भैया ये बताना फिर हम लोग को कौन सा फॉर्मेट करना है? अच्छा, 2 फॉर्मेट है क्यों? सेम फॉर्मेट लिखा है ना वहां पर? नहीं नहीं, दोनों फॉर्मेट ही अलग अलग फॉर्मेट था। मैं जब देखा ना बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट एकदम अलग, जरा सा भी सेम नहीं लिखा, ए टू जेड अलग फॉर्मेट। तो मैं देखा भैया कौन सा फॉर्मेट कब यूज करते हैं, हमको ये पता चल जाए। तो हम थोड़ा और पढ़े, हमको क्या पता चला पता है? तुम लोग को पता है कि नहीं? वो लोग बोलता है कि इंडिया में ना आज के दिन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम सुनो? हाँ एएस बोलता है तुम लोग। बोला इंडिया में आज के दिन में 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है। एक तो पुराना वाला एएस जिसको सिंपली हम लोग एएस बोलते हैं, पुराना वाला एएस, और एक नया वाला एएस है इंडिया में लाया है, उसको लोग बोलते हैं इंड एएस। मैं आपको बाद में एएस इंड एएस डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी तो एएस का बात नहीं कर रहे, तो नहीं करते। बस इतना याद रखना, ये ओल्ड है, अपने देश में पुराना वाला रूल्स है, एएस रूल्स है, और ये कौन सा है? नया वाला रूल्स है। अच्छा भैया फर्क क्या है? फर्क क्या है दोनों में फर्क? चलो मैं छोटा से बता देता हूं। ये जो पुराना वाला एएस है ना, ऐसे सोचो ये मारुति कार है। एक कौन सा गाड़ी है वो आता था ना, मारुति कौन सा चलता था, मारुति का सबसे छोटा वाला क्या और कौन सा होता था? हाँ वो नैनो से ऊपर, वही मारुति सुजुकी बोलते नहीं थे अपने लोग, मारुति मारुति बोल के गाड़ी, वही छोटा वाला गाड़ी। और ये जो इंडियस नहीं, इंडियस ये लैम्बोर्गिनी है। समझ रहा मेरा बात? ये लैम्बोर्गिनी है, बस इतना ही डिफरेंस है इनमें। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, भावनाओं को समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर इतू सब आता है और इसके अंदर इतू सब आता है, इतना ही फर्क है। भैया ये जो कहानी सुना रहे हैं ये कौन यूज करते हैं? कौन यूज करते हैं? इंडियंस। ऐसे तो इसका डिटेल है, मैं पढ़ाऊंगा आपको 250 करोड़ नेटवर्क वगैरह, वो सब अभी नहीं सुनो। अभी छोटा मैं बताता हूं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, बिग कंपनीज, वो लोग एएस रूल अप्लाई करते हैं, और जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल, वो लोग क्या यूज करते हैं? एएस। अच्छा ऐसे ना बिग स्मॉल नहीं लिखा हुआ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, पर इसका पूरा लिस्ट है। अभी मैं वो लिस्ट बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जब टाइम आएगा मैं बात करूंगा। तो बस अभी याद रखना, तो छोटा कंपनी है ना, स्मॉल, वो लोग क्या यूज करता है? एएस। और जो बड़े कंपनी लोग हैं वो लोग क्या यूज करता है? इंड एएस। हाँ तो मैं जब यहां पढ़ा ना, तो डिवीजन ए में क्या लिखा होता पता है? बोले छोटा कंपनी लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करो, और बड़ा कंपनी लोग ये सब फॉर्मेट। एक्चुअली ये नहीं लिखा था वहां, क्या लिखा होता पता है? जो कंपनी लोग एएस रूल्स फॉलो करते हैं ना, वो ये फॉलो करो, और जो कंपनी लोग इंड एएस रूल फॉलो करते हैं ना, वो ये फॉलो करो। अच्छा वही बात ना, छोटा कंपनी लोग डिवीजन ए का फॉर्मेट यूज करेगा, बड़ा कंपनी लोग डिवीजन बी का फॉर्मेट यूज करेगा। फिर तुम हो गया तंग। अब बोले भैया इतना ज्ञान हमको नहीं चाहिए, सीधा बताइए हमको क्या करना है? हमको मतलब नहीं है क्या है? नहीं ये जानना तो पड़ेगा। नहीं हमको मतलब नहीं है भैया, आप बताइए।
अपने को ये सीखना है। कौन सा वाला फॉर्मेट? डिवीजन। मतलब पूरे जर्नी के दौरान आप देखोगे मैं जो भी बैलेंस शीट पीएल जब भी बनाऊंगा ना, मैं कौन सा फॉर्मेट यूज करूंगा? डिवीजन। आज के बाद हो सकता है मैं मुंह से बोलूं भी नहीं डिवीजन ए बी, पर तुम याद रखना कि हम जो भी फॉर्मेट तुमको दे रहे हैं वो कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ डिवीजन ए मत बोल, ऐसे बोल। फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 का डिवीजन ए। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 डिवीजन ए का पार्ट 1 में दिया। और पीएल का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 13 शेड्यूल 3 डिवीजन ए का पार्ट 2 में दिया। हमको ये सीखना है, ये अभी नहीं सीखना है, ये दिमाग नहीं लगाना है। मैं अभी तक जो बोला एकदम क्लियर हुआ? यहां गया दिमाग में? अच्छा, अब आगे सुनो। ये कैसे फॉर्मेट दिया हुआ है? हो सकता है कि आपने बचपन में ऐसा फॉर्मेट पहले देख रखा हो, फिर भी एक छोटा सा मैं डिस्कशन करना तभी भी चाहता हूं। देख, अब ये लोग जो फॉर्मेट दिया ना, पहले हम लोग बचपन से याद है बैलेंस शीट ऐसे टी शेप में बनाते थे, ऐसे बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट। अच्छा बोल तुमको जरा सा, तुमको जरा आइडिया है तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं सारा, और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी। थोड़ा सा अगर आइडिया है तो एसेट्स में दो तरह का एसेट होता है, एक तो फिक्स एसेट होता है और बाकी क्या हो जाता है? करंट एसेट हो जाता है। हाँ, और एक होता है इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट। ये मिला के एसेट हो गया। एक कंपनी के व्यू पॉइंट से लायबिलिटी साइड में क्या है? सबसे पहले कैपिटल आता है। अच्छा, उनका कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अच्छा, और क्या आता है उनके यहां पर? सुना होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है उनका। लायबिलिटी होता है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आता है सारा, और एक शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी बस। और ये करने के बाद बैलेंस शीट टैली हो जाती है। सोच के देख, कंपनी का यही सब आइटम आएगा और कुछ आएगा क्या? अब वो लोग जो फॉर्मेट दिए ना शेड्यूल 3 में, बोला टी शेप में नहीं बनाएंगे। हम बोला टी शेप में नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो बोलता है वो लोग क्या किया मैं बताता हूं। वो लोग बोलता है एक्चुअली स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएगा, ऐसे बनाएगा बैलेंस शीट। समझ रहा है? मतलब एसेट लायबिलिटी अलग अलग नहीं है भैया। किया क्या आप सीधा सीधा बोलो ना, आप घुमा रहे हो बात तब से। मैं बताता हूं वो लोग क्या क्या बताएं, आसान भाषा में बताता। वो लोग एक कैंची लिया, कैंची, कैंची समझते हो? सीजर। वो सीजर लेके क्या किया, जरा सा विजुअलाइज करना। यहां बीच से ना ऐसे सीजर चला दिया। कहां से चला दिया? बीच से ऐसे सीजर चला दिया, और आधा आधा हो गया। फिर आधा आधा होने के बाद ये लोग क्या किया, ये जो एसेट साइड में जो भी था ना, इसको उठा के ये लोग क्या क्या पता है, लायबिलिटी के नीचे लिख दिया, और बोलता है लो मेरा नया बैलेंस शीट। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये लोग क्या किया, पहले हम लोग टी शेप में ऐसे लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट। ये लोग क्या किया, अब ऊपर लायबिलिटी और लायबिलिटीज के नीचे क्या कर दिया, एसेट। और क्या किया मैं बताता हूं चेंजेस। ये लोग लायबिलिटी साइड का नाम चेंज कर दिया। हाँ, ये लोग बोलता है नहीं, हम लोग इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलेंगे। हम बोला क्यों? बोले यहां पर कैपिटल भी है ना, तो उसके लिए इक्विटी यूज करेंगे हम लोग। हम बोला कर ले भाई। फिर सुनो ना, खत्म नहीं हुआ। अपने देश में क्या होता है, होता तो वही पुराना चीज है, नाम नया नया रखता है। तो ये लोग क्या किया पता है, ये लोग बोलता है देखो शेयर कैपिटल किसका है, शेयर होल्डर का है। बोले रिजर्व किसका है, बोले ये भी शेयर होल्डर का है। बोले शेयर होल्डर का सारा पैसा को अब से हम लोग शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। एक हेड बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, उसके अंदर बोल रहा है शेयर कैपिटल और रिजर्व दिखे। हम बोला ठीक है। बोला इसके अलावा जो भी बचा सिर्फ लायबिलिटी है ना अपने पास। बोला हाँ है। तो बोला सुनो ना, एक तो ये देखो तुम्हारा करंट लायबिलिटी। हम बोला हाँ। बोला करंट लायबिलिटी छोड़ के जो भी लायबिलिटी बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। क्या नाम दिया? मतलब उन लोग क्या क्या समझ, लायबिलिटी साइड को 3 हेड में बांट दिया। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा क्या रख दिया, करंट लायबिलिटी। अब एसेट साइड में भी ऐसे ही खेला। एसेट में क्या किया, बोला एक तो देखो ये तुम्हारा क्या है, करंट एसेट। बोला हाँ। बोले इसको छोड़ के जो भी बच जाए उसका एक नया नाम रख देते हैं हम लोग, नॉन करंट। अब हंसा मत, तुम समझ रहे हैं ना। मतलब बेसिकली एसेट साइड को दो मेन मेजर हेड्स में तोड़ दिया, नॉन करंट एसेट एंड करंट। और बोलता ये लो तैयार है तुम्हारा नया बैलेंस शीट। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। अब एक तो फ्रेश में बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, ये लोग प्रॉपर्ली बनाया कैसे, तो वो फॉर्मेट आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है ना।
तो आप लिखना चालू करो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बोलिए क्या बना रहे हैं? अरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है रे भाई। रेडी? सब बता रहा हूं। देखो बेसिकली ये पर्टिकुलर से यहां पर सारा नाम लिखा जाता है। नोट मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अमाउंट का ना दो कॉलम बनाने बोलता है, एक बोलता है करंट ईयर का डेटा लिखोगे और एक में प्रीवियस ईयर का डेटा। मतलब कोई भी फिगर लिख रहे हो ना, उसका करंट ईयर भी लिखोगे, प्रीवियस ईयर भी लिखोगे। क्यों भैया दो कॉलम क्यों? कंपैरिजन पर्पस के लिए। क्योंकि बैलेंस शीट बैठ के कौन पढ़ेगा? यूजर पढ़ेगा। मान लो कोई इन्वेस्टर है तो वो तो देखना चाहिए ना कि इस साल ये फिगर है, सिर्फ एक साल के फिगर का क्या मतलब है? पिछले साल का भी दो, जिससे पता चले कि कंपनी का पोजीशन बेटर हुआ कि खराब हुआ। अब एग्जाम में तुम लोग को कभी भी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं देगा, तो एग्जाम में तुम लोग ये कॉलम स्किप कर देना। तुम लोग सिर्फ दो बनाना, एक नोट और एक क्या बनाओगे? करेंट ईयर। पर अभी तो लिख के रखो कि भैया दो कॉलम होता है। अभी तो लिख के रखो कितना कॉलम होता है? दो कॉलम। लिख लिया? मेरा बात समझे? अब सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का नाम चेंज हो गया। मैंने बताया था क्या नाम हो गया? दिस इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देखा? इसमें सबसे पहला जो हेड आता है उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे भाई साहब? शेयर कैपिटल। भैया शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? अरे हमारे यहां पर जो जो शेयर होंगे ना उसका डिटेल्स होगा। इतना तो इक्विटी शेयर, इतना तो प्रेफरेंस शेयर करके टोटल यहां लिखा जाता है। भैया नोट का कॉलम क्या है? नोट क्या होगा ना, ऐसे नंबरिंग किया जाता है। नोट अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। जैसे मैंने ये पहला नोट बन रहा है तो नोट बन दूंगा। हाँ वर्किंग नोट टाइप का बनेगा, मैं दिखाऊंगा आगे जाके आपको। नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल का ये फिगर जो है कैसे आया। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का मान लो, तो टोटल कैपिटल कितने रुपए का? 3 लाख। तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे हम लोग, यहां पर डायरेक्ट 3 लाख दिखाते हैं। अब ये 3 लाख कैसे आया, ये कहानी कहां पर बना के दिखाते हैं? नोट्स में बना के दिखाते हैं। उसको वर्किंग नोट नहीं बोलते, उसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे प्रेजेंट करना। इसके बाद अगला हेड जो हमें दिखाना पड़ता है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड क्या लिखा? सरप्लस। अब रिजर्व में सारा रिजर्व आता है। मैं एग्जांपल बताओ रिजर्व का। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तुमने सुना है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारा हो सकता है, गधा रिजर्व, घोड़ा रिजर्व, ऐसे बहुत सारा रिजर्व। नहीं भैया और नाम बताओ। अच्छा रिजर्व का नाम बताना है। तो जैसे मैंने बताया जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है। कहने का मतलब है कोई लिमिट नहीं है, बस रिजर्व होगा लिख देना है। अब यहां पर रिजर्व का टोटल आता है। डिटेल्स कहां दिखाओगे? नोट बना के। मतलब एक तो नोट बनाओगे जाके, वहां पर दिखा देना सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना है, कैपिटल रिजर्व इतना है, ये रहा टोटल, टोटल आके यहां लिख देंगे। अब कैसे बनता है नोट वो मैं आपको दिखाऊं। अच्छा इसके बाद आता है, इसके बाद आता है एक तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
शेयर वारंट तो जानता ही होगा, क्या होता है शेयर वारंट? शेयर वारंट शेयर सर्टिफिकेट में, मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बताऊं, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में सुनना है जो बचपन से सुना है। क्या जी बताइए, शेयर वारंट क्या होता है पता है? नहीं, किसी को नहीं पता, पर बचपन में सुना तो है ये वर्ड, पर मतलब पता नहीं है। तो इसलिए पूछा कि मैं इसको क्या आसान भाषा में समझा दूं हमेशा के लिए, क्या जो टेक्निकल लैंग्वेज सुना है वही वही बोल दूं? सुनना है थोड़ा सा आसान भाषा में, सुनो। क्या है, मान लो कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कंपनी, इसलिए मैं ये एग्जांपल में ये ले। अब हुआ क्या, रिलायंस कंपनी का एक शेयर कैपिटल था पहले से, मान लो 5 करोड़, वैसे 5 लाख करोड़ होगा, पर मैं बोल रहा हूं 5 करोड़ मान लो। अब मैं अभिमन्यु अग्रवाल, मेरे को ना इस कंपनी का शेयर चाहिए भैया, मेरे हाथ में एक्चुअली 1 करोड़ रुपया था, तो मेरे को लगा मैं इस कंपनी में शेयर खरीद लूंगा ना, मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं गया कंपनी के पास, मैं बोला कंपनी सुनो ना, मेरे पास 1 करोड़, ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरे को 1 करोड़ का शेयर दो अपनी कंपनी। कंपनी हाथ जोड़ के मेरे पास खड़ा हो, बोलते भाई जी मैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला क्यों? मैं दे रहा हूं ना पैसा, देना शेयर भाई। बोलता हमें पैसे का भी जरूरत भी नहीं है, और मोर ओवर हम अभी कोई शेयर इशू नहीं कर रहे, हमारा शेयर अभी इशू नहीं है, अभी 3 साल बाद आएगा इशू। हम बोला सुनो, हमको नहीं पता, हमको तो तुम्हारा कंपनी का शेयर चाहिए, हमको पता ये कंपनी बढ़ेगा आगे जाके। अब कंपनी बोलता नहीं हम तो शेयर नहीं दे पाएंगे अभी, कि तो हमको कंपनी का शेयर चाहिए। तो अब हम कंपनी को क्या बोले, भाई तो एक काम कर, तुम 1 करोड़ रुपए रख और मेरे को एक पेपर पे लिख के दे दे कि अगला जब भी इशू आएगा सबसे पहले तुम मेरे को देगा। मेरा बात समझा? तुम 3 साल बाद लाएगा ना, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, हम पैसा भी अभी दे रहे हैं तुमको, इतना एडवांस में कौन देगा भाई तुमको, हम पैसा भी अभी दे रहे हैं, ले रख, 3 साल बाद मेरे को दे देना। क्या? शेयर। अब इसके लिए वो कागज इशू करके देगा, कागज में ये बात लिख के देगा कि भैया वो 1 करोड़ रुपया लिया इतना शेयर देने के लिए, इतना रुपया में इतना शेयर, प्राइस भी फिक्स हो जाता है। मेरा बात समझा? अब ये जो कागज है ना, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। क्या बोलते हैं इसको? शेयर वारंट। समझ में आया? और ये जो शेयर वारंट है, देखो हमने कहां बैठाया, तुम ध्यान दिया? शेयर होल्डर फंड के हेड में बैठाया। बोलो तो क्यों? क्योंकि पैसा तो मिल गया, फ्यूचर में ये इसके बदले में कोई क्या देना है, शेयर ही तो देना है, मतलब 2 दिन बाद ये कैपिटल ही तो बन जाएगा, तो शेयर होल्डर का जो पैसा है, इसीलिए इसको इसी हेड में दिखा दिया। मन में आ सकता है ना भैया शेयर वारंट अलग से दिखाओ, शेयर होल्डर फंड में क्यों दिखा रहे हो? अब ये फ्यूचर में क्या बनेगा, पक्का बनेगा, पक्का 3 साल बाद क्या बन जाएगा, शेयर बन जाएगा, शेयर वारंट से शेयर बन जाएगा। तो बेसिकली शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी प्रॉमिस करता है कि इतने दिन बाद इतना शेयर दे देगा वो मेरे को, और इसका पेमेंट पहले से मिल गया होता है, हम लोग दे दिए होते। समझ गया ना? चलो, इसके बाद एक उन लोग ना एक और हेड बताया गया है, हम आपको बताए नहीं थे, एक और हेड है और उसका नाम रखा है लोग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। भैया आप तो बताए थे 3 हेड होता है लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये कहां से आ गया? हाँ तो ये एक और हेड है, मैं बताया नहीं था उस वक्त, अभी बता रहा हूं, बस एक ही एक्स्ट्रा हेड बनाता है। नाम पढ़ो तुमको समझ में आने लग जाए। मैं क्या समझू मैं यहां पर? देखो यहां क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब ये एप्लीकेशन मनी मिल गया है किंतु अभी तक मैंने शेयर अलॉट नहीं किया। मतलब और समझो, जो तुम लोग तो अच्छा एंट्री जानता है, मतलब मैंने ये वाला एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री हो गया, आ गया एप्लीकेशन। फिर हम लोग याद है ऐसे एंट्री करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको अलॉट करना बोलते हैं, हमने ये एंट्री अभी तक नहीं की। भाई आपका बात समझ ही नहीं आया? अरे गधेड़ा, मान लो एक ईयर चालू हो रहा है 1/4/25 को, ईयर खत्म होगा 31/3/26 को। अब 31/26 ये बैलेंस शीट डेट है, इस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे। अब मान लो मेरे को एप्लीकेशन मनी यहां इससे पहले मिल गया, बैलेंस शीट डेट से पहले, किंतु जो शेयर अलॉट करना था ना मेरे को एप्लीकेशन टू कैपिटल, वो एंट्री मैंने बैलेंस शीट डेट तक अभी तक नहीं मारा है, शेयर अलॉट नहीं हुआ है, आगे जाके करेंगे कभी।
तो वो जो पैसा मिला ना एप्लीकेशन मनी, वो यहां दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब मन में एक डाउट आ सकता है, बोले भैया ये तो एप्लीकेशन मनी है ना, इसको अलग से क्यों दिखा रहे, इसको भी शेयर होल्डर के साथ ही दिखा दो ना, वो भी तो शेयर होल्डर का ही पैसा है। हाँ वेरी गुड, बोला इसीलिए अलग बनाया लोग ये हेड, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल बनेगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी आगे जाके रिजेक्ट भी तो हो सकता है शेयर होल्डर ना भी बने, उसको पहले से कैसे शेयर होल्डर फंड में दिखा दे, इसलिए लोग अलग हेड बना। हाँ जब शेयर अलॉट हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली यहां पर शेयर में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा, पर अभी तो अलग हेड है। ठीक है, इतना नहीं बताना था, मैं ज्यादा ही बता दे रहा हूं, इतना लॉजिक में नहीं घुसना होता है। कौन घुसता है बैलेंस शीट में इतना लॉजिक में भाई, सॉरी हाँ थोड़ा ज्यादा लॉजिक बताने लग गए थे हम, इतना जरूरत नहीं होता है, मैं थोड़ा कभी कभी पागल हो जाता हूँ, एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में बोल देता हूँ। चलो ठीक है, तुम लोग समझ तो गया है, अब आगे चलते हैं। तीसरा है, इसको बोलते हैं हेड को नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो पहला हेड लिखने का है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब ये वो सारा बोरिंग्स है, ये वो सारा लोन है जो हमने लिया है फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। बड़े बड़े लोन, समझ रहा है, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर, ये सारा चीज यहां पर आता है। इसके बाद एक हेड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इसका बात हम गलती से भी अभी नहीं करेंगे। क्यों भैया, ये अलग ही कहानी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का कहानी है। तो कभी अगर मेरे को पढ़ाने का मौका मिला एस 22 आपको, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर अभी आपके लिए आएगा भी नहीं तो टेंशन नहीं लेते। अब है हेड इसलिए मैं लिख के दिखा दिया, मेरा बात समझा। इसके बाद आता है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। अदर नॉन करेंट समझ रहा है, नॉन करेंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो बोलता है अगर बोरोइंग्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को छोड़ के और कोई भी लॉन्ग टर्म नेचर का तुम्हारे जिंदगी में लाइबिलिटी है, तो वो कौन से हेड में दिखाना, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, और फिर दिखाना है तुमको लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अच्छा प्रोविजंस तो आप सुने ही होंगे, ये प्रोविजन सुना है ना, प्रोविजन बनाते हैं हम लोग एंटीसिपेटेड लॉसेस वगैरह के लिए। तो प्रोविजन दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। वो प्रोविजन जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए बनाते हैं 12 महीना के अंदर अंदर के लिए, वो सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और जो प्रोविजन हम 12 महीना से ज्यादा पीरियड के लिए बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग। मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, ऐसे थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है फटाफट देते हैं, जरूरत नहीं अभी फिर भी दे देते हैं। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया मेरे कंपनी में, उसका उम्र था 25 साल, 25। कितने साल में ज्वाइन किया, 25 साल, 25। अब हमारी कंपनी में नियम है कि जब ये रिटायर करेगा ना 68 के एज में जाके, तब हम लोग इसको ग्रेचुइटी देते हैं। सुना है कभी ये वर्ड ग्रेचुइटी, ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये कितना ग्रेचुइटी देते हैं आप, हम लोग 1 करोड़ का ग्रेचुइटी देंगे उसको। कितने रुपए का, 1 करोड़। कब देंगे, आज देंगे क्या, नहीं नहीं, जब रिटायर करेगा एज 60। आज ज्वाइन किया कितना एज है, 25, 60 में रिटायर करेगा, मतलब मैं बोलूं 35 ईयर्स बाद। तो 35 ईयर्स बाद हमको तो पता नहीं इस आदमी को 1 करोड़ रुपए देना, 1 करोड़ देना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर साल थोड़ा 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 करके ना प्रोविजन बनाने लग जाते हैं उसके लिए, वो ग्रेचुइटी देने के लिए। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। अब सोचो ये जो प्रोविजन बना रहे हैं सिर्फ 1 साल के लिए बना रहे हैं कि बहुत बड़े पीरियड के लिए बना रहे हैं, बड़े पीरियड के लिए ना, ये मेरा एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और कोई प्रोविजन अगर 12 महीना के अंदर के लिए बना रहे हैं, जैसे टैक्स देना अगले साल में, उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। ठीक है चलो, इसके बाद आगे लिखो करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ए सबसे पहले दिखाया जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। देख ऊपर में सबसे पहले क्या लिखा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहां नीचे में सबसे पहले क्या लिखा। अब समझो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब ऐसा कोई बोरिंग्स या लोन जो हमने लिया है
फॉर अ पीरियड लेस देन 12। होता नहीं है, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, वो सब चीज, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखा हूं, वो भी तो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ही है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रखा हूं, तो वो सब यहां दिखाएंगे। अच्छा, फिर आता है मुन्ना अगला हेड, ये तो आपके बहुत काम लगेगा, ट्रेड पेएबल। ये ट्रेड पेएबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल में दो चीज आता है, सुन के रखो, एक सन्ड्री क्रेडिटर और एक बिल्स पेएबल। नहीं सुना तुम लोग? सन्ड्री क्रेडिटर और, तो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों को जोड़ के हम लोग क्या नाम दिए? तो जब भी यहां पर लिखने जाओगे दोनों को जोड़ के लिखना। कौन दोनों को? सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। अच्छा, इसके बाद आता है आपका अदर करंट लायबिलिटी। बच्चा डर रहा है, मतलब ये इतना बड़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कैसे रहेगा? ये तो अभी आप लायबिलिटी से खत्म नहीं किया, फिर एसेट मैं करा दूंगा, 2 मिनट में याद होगा पूरा। तुमको एक मस्त चीज दिखाऊंगा, तुमको याद हो जाएगा। लिखा अदर करंट लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल को छोड़ के कोई भी और करंट लायबिलिटी होगा ना, तो वो कहां चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। एग्जांपल बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या वो बोरिंग्स है? क्या वो क्रेडिटर है? नहीं, तो कहां दिखाएंगे? अदर करंट लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, ये दो एग्जांपल दिया जो आप जानते हैं अभी। अच्छा, और लास्ट में यहां पर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी समझाया था ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का एग्जांपल बताइए। अरे अभी तो बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करके टोटल हो जाएगा लायबिलिटी से। याद रखने का एक तो मस्त चीज दिखाऊं, देखो ऊपर ये क्या है? नॉन करंट, और नीचे क्या है? करंट लायबिलिटी। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर बी पॉइंट अलग है, यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह ट्रेड पेबल है ना। और फिर देखो अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब सेम सीक्वेंस में सजाया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को। याद नहीं रह जाएगा? अरे सबसे पहले क्या? बोरिंग्स आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ऊपर में आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे आता है ट्रेड पेबल, उसके बाद आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ऊपर में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे आता है। अब क्या याद करना बोलो? आप अगर एक बार सही से देख लिए ना तो समझ में आ जाएगा, ये ट्रिक है, ये याद। क्लियर हुआ? चलो, ये कौन सा साइड हुआ अभी? लायबिलिटी साइड। अब घुसते हम लोग एसेट साइड की। अब वही है ना कि मैं अगर ये सब ना बताऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको बताना ही पड़ेगा मतलब, क्योंकि आगे जाके हर चैप्टर में ना, हर चैप्टर में बैलेंस शीट लगेगा ही लगेगा। और बिना बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बात की है, तुमको सिर्फ खुश करने के चक्कर में छोड़ दूं तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। आओ पॉइंट नंबर बी लिखो। बी हो गया एसेट से। मैंने बताया था एसेट को दो पार्ट में तोड़ता है, नॉन करेंट एंड करेंट। तो जो पहला पार्ट है ना वो है नॉन करंट एसेट्स। लिखा? नॉन करंट में जो पहला हेडिंग है ना उसका नाम है पीपी एंड इंटेंजिबल। पीपी जानते हो? पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल एसेट का बात कर। अब इसके अंदर जो नंबर 1 है वो आता है पीपीई, मतलब तुम्हारा सारा टेंजिबल फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो सारा चीज आ जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल समझ गया? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। समझ गया? तीसरा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल WIP। भैया WIP वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल WIP किसको बोलते हैं पता है? सुनो, एक वर्ड में बोल रहा हूं, जल्दी समझो। इनकम्प्लीट पीपी। पीपी मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट, वो टेंजिबल फिक्स एसेट जो अभी तक बन रहा है, बन के कंप्लीट नहीं। एग्जांपल बोलिए, बिल्डिंग WIP, 5 तल्ला बिल्डिंग बनाना है,
इस साल 2 तल्ला तक ही बना है, तो इसको बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, क्या नाम देंगे? बिल्डिंग WIP। मान लो मैं अपने यहाँ पर फर्नीचर बना रहा हूं और मेरे को और फर्नीचर चाहिए और बनवा रहा हूं, आधा बना इस साल के एंड तक, पूरा नहीं बन पाया, तो उसको फर्नीचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्नीचर WIP। समझ गया? तो और इसके बाद चौथा नंबर है इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये क्या है? ये है इनकंप्लीट इंटैंजिबल एसेट। अब एक बच्चा सोच रहे हैं इंटैंजिबल एसेट कैसे इनकम्प्लीट होगा? गुडविल इनकम्प्लीट होगा? कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, और भी तो बहुत सारे इंटैंजिबल एसेट होते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो भी एक इंटैंजिबल एसेट है। क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, मेरे कंपनी का नाम है रिलायंस। अब मेरा बिजनेस कितना बड़ा, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अब हम लोग वो नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मेरा नहीं चलेगा धंधा, मेरे को अपना सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, टीसीएस को ऑर्डर दिया। टीसीएस नाम सुना है? टाटा कंसल्टेंसी। टीसीएस बोला बना देंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है, एकदम ट्रक चलेगा, किंतु 250 करोड़ रुपए लगेगा इस सॉफ्टवेयर, सिर्फ 250 करोड़। मेरा बात समझा? मेरे से टीसीएस बोला भैया 50 करोड़ एडवांस हो, अभी बनाना चालू करें। तो मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, किंतु इस साल के एंड तक मेरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी चालू हो गया, पर 100% कंप्लीट नहीं। तो 50 करोड़ तो मैंने पे किया ना अपना सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर कंप्लीट है क्या? अगर कंप्लीट है तो उसको दिखाओ कहां पर? इनटैंजिबल एसेट। कंप्लीट नहीं है तो कहां दिखाओगे? इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पर डोंट वरी, एग्जाम में मैंने ये दो आइटम जनरली नहीं देखा था। एक तो पीपी आता है कि इंटैंजिबल, उसके बाद देता ही नहीं। ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाओ नेक्स्ट, बी पॉइंट लिखो। बी, बी में आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया? अरे इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सब जगह हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लोग बोलता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो भैया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या बोलता है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म नेचर का इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो यहां बैठा। लॉन्ग टर्म समझ गया ना, 12 महीने से ज्यादा। अच्छा, ऐसे तो मैं बोल रहा हूं 12 महीने से ज्यादा, और टेक्निकल लैंग्वेज और ही कुछ है, वो बाद में चर्चा हो, अभी नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, नॉन करंट के बाद आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। पर अभी इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, इसको अभी छोड़ के रखो, सिर्फ लिख के रखो। जब AS22 जिंदगी में कभी पढ़ोगे तब मैं समझा दूंगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। भैया लोन तो लाइबिलिटी होता है, पैसे चेक में क्यों लिख दिए? अरे गधेड़ा, ये लोन लिया नहीं, दिया है हमने, हमारा एसेट है। और ये कौन से नेचर का लोन है? लॉन्ग टर्म। मतलब ये लोन मैंने जो दिया है 12 महीने से कम का कि ज्यादा का? ज्यादा पीरियड के लिए दिया, ये वो सारा लोन है। और इसके बाद बन जाता है अदर नॉन करंट एसेट। मतलब इसमें क्या क्या आएगा पता है? सुनो ना, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एसेट जो पीपी भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डिफर्ड टैक्स एसेट में भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी नहीं आ सकता, पर है तो लॉन्ग टर्म एसेट, तो वो कहां दिखाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब बी बनाओ, सॉरी 2 बनाओ, करंट एसेट्स। आज लगता है इस लेक्चर में मैं क्या ही बता दूंगा, बैलेंस शीट बताने में, बनवाने में कितना टाइम जा रहा है। भैया आप एक फॉर्मेट दे ही देते, काम खत्म हो जाता। हाँ, तो सच्ची में आपका काम खत्म ही हो जाता फिर, क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं नहीं, इस बहाने एक बार लिखने का प्रैक्टिस होगा ना। अच्छा, मैं बोला ना, या तो पढ़ो मत, या तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मेरा तो यही बोलना है। अच्छा, अब करंट एसेट में सबसे पहले लिखा जाता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म नेचर का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो यहां आता है। ठीक है, इसके बाद आता है
इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक। इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। हाँ दिमाग काम कर गया। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आएगा, एक तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, दोनों को मिला के कहां दिखाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल। फिर आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भी ये क्या दिखा दिए, अरे कुछ नहीं, इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। अच्छा, इसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर अपने लोगों ने कोई लोन या एडवांस दे रखा है शॉर्ट टर्म नेचर, वो यहां है। भैया एग्जांपल दो, मान लो मैंने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, एडवांस टैक्स, या फिर मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, प्रीपेड मतलब भी तो एडवांस देना ही होता है, वो सारा यहां आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसके बाद आएगा अदर करंट एसेट्स। मैंने ऊपर में जो भी लिस्ट दिए हैं इसको छोड़ के अगर और भी कोई करंट एसेट बच जाए यहां आ जाएगा। मतलब वो इन्वेस्टमेंट में भी नहीं आया, इन्वेंट्री भी नहीं, ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं, कैश भी नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं है, तो वो कहां बैठाएंगे, अदर करंट एसेट। एग्जांपल दो भैया, अक्रूड इनकम, अरे इनकम मिलना बाकी है तो वो इन्वेस्टमेंट है क्या, वो स्टॉक है क्या, वो डेटर है क्या, वो कैश है नहीं, क्या वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है नहीं, तो वो कहां दिखाएंगे इसको, अदर करंट एसेट में दिखा देंगे। बस ये हो जाने के बाद अपने लोग बस इसका टोटल कर देंगे, और अगर बैलेंस शीट टैली कर गया तो सब ठीक है, नहीं किया तो तब तो एकदम ही ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बात क्या समझा पा रहा हूं। अब जो जो आइटम है ना, हर एक आइटम का नोट बनता है प्रैक्टिकली। वो नोट का जो चक्करबाजी है ना, वो जब मैं प्रॉपरली कोई सम लूंगा ना उसमें आपको देखो ऐसा नहीं हो पाएगा। और मैं इतना आपको बैलेंस शीट दिखाया, पर अगर मैं इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से बात करूं ना, तो पता कितना चीज काम आने वाला है। तुम देख के गुस्सा तो मत होना। हाँ जी, हाँ क्या काम आने वाला मैं बताता हूं। एक तो शेयर कैपिटल में शेयर दिखाएंगे, कभी कभी शेयर में प्रीमियम आ जाता है, तो प्रीमियम कहां जा सकता है, और इन सब का पैसा आता है, तो पैसा कहां जाएगा पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आ रहा है जोर से गुस्सा बच्चा को, बोले जब कराना था 3 आइटम ही दिखाते मेरे को, तो क्या हम क्या बार बार मेहनत करेंगे, अगले चैप्टर में एक और आइटम, अगला चैप्टर में एक और आइटम, एक बार लिखा दिए, अगले बार जब भी बैलेंस शीट का बात होगा यही पेज खोल के बैठ जाना। आगे मैं जब भी बैलेंस शीट का बात करूंगा तुम यही पेज खोल के बार बार बैठना। मेरा बात समझ में आ गया ना, बस काम हो जाएगा। फिर दिखाओ तो कैसे 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 करना पड़ेगा, ये दिखाओ, मैं दिखा देता हूं। 2 मिनट दो, तुम लोग फॉर्मेट लिख लिया ना। अब मैं तुमको एक सम के थ्रू पूरा कहानी समझाऊंगा, और ये सम रहेगा हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। मैं 1 मिनट दिया, आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। रीड करना हो जाए तो बता देना। कर लिया ना, है तो छोटा सा ही, क्या ही तो करेगा। चलो बताते हैं क्या दिया। बोल रहा देखो, अ कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज याद है ना, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी, रुपीज 10 लाख का है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। ए भाई 1 लाख इक्विटी शेयर 10, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड टू
इशू 60,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, ये हमने कितना शेयर इशू कर दिया? अच्छा, ऑथराइज ये लोग बोला है 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीज 10 each, किंतु 1 लाख में से हमने इशू सिर्फ अभी तक कितना किया? 60,000 एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। ओ तो ना, हमने 60 इशू किया है किंतु एप्लीकेशन लोगों ने कितना कर दिया? 70। मेरे तरफ देखो और बोलो, अगर 70 वो लोग अप्लाई कर दिया है, क्या मैं उनको 70,000 शेयर दे पाऊंगा? नहीं, इशू तो 60 किया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अलॉट कर पाऊंगा उनको? 60। तो 10,000 एक्सेस का दो कहानी हो सकता है, या तो रिजेक्ट करेंगे या तो प्रो राटा होगा, किंतु अलॉट कितना करेंगे हम? 60,000 शेयर। अगर मैं अलॉट 60 कर रहा हूं, इसका मतलब लोग सब्सक्राइब कितना कर पाएंगे? 60,000। अरे भाई, जितना अलॉट होगा उतना ही तो सब्सक्राइब कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कम कर सकते हैं किंतु उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बोल ही दिया है, अलॉटेड 60,000 शेयर, अलॉट कर दिया। अलॉट कर दिया मतलब सब्सक्राइब का हो गया। रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, अच्छा रिजेक्ट हो जाएगा मतलब 10,000 पे जो भी एप्लीकेशन मनी मिलेगा वो पैसा रिफंड हो जाएगा। पहले आया फिर चला गया वापस। ठीक है, अप टू 31 मार्च 17, ईयर का एंड का डेट दे रहा है। इट वॉज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर। ओ, कॉल्ड अप कैपिटल कितना बोल रहा है? 9 रुपीज करके, पूरा कॉल नहीं किया अभी तक, 9 रुपीज करके। कितने शेयर पे कॉल किया होगा बोलो तो? 60,000 शेयर। तो एक रफ में ऐसे बात करूं तो ये मानते हो तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल 60,000 शेयर पे 9 करके, तो दिस इज 5,40,000। हाँ सर कि ना सर? ठीक है। ऑल द शेयर होल्डर हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल, मतलब सबको पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन नालायक शेयर होल्डर। एक नालायक निकल गया, होल्डिंग 5,000 शेयर, उसके हाथ में कितना शेयर है? 5,000, हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। हमने कॉल कितना किया? 9, पर उसने दिया कितना है? 7। तो कितना उसने नहीं दिया पर शेयर? 2-2 रुपए करके। उसके पास कितना शेयर था? तो मैं बोलूं 5,000 शेयर पे 2-2 रुपया करके उसने 10,000 नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया को हम लोग क्या बोलते पता है? कॉल्स इन अरियर ना बोलते हैं। और तुमको याद है अगर मेरा पहला लेक्चर कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर करके जो फिगर आता है उसको हम लोग क्या बोले थे, याद है? पेड अप कैपिटल। याद करो, 540 कॉल किए, उसमें 10 वो पे नहीं किया तो कितना पे किया? 530। और याद रखना, बैलेंस शीट में हमेशा हम पेड अप ही दिखाते हैं। नहीं समझा? बैलेंस शीट में यहां पर जब शेयर कैपिटल का वैल्यू दिखाते हैं ना, वो कौन सा क्या दिखाते हैं? पेड अप दिखाते। अच्छा भैया ठीक है, आगे बोलो। बोलता प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर इज नो अदर डिटेल्स। बोला बस यही है जो कंपनी में है और कुछ नहीं है। बताओ बैलेंस शीट बनाओ। सुनो ना, पेड अप 530 है। अच्छा याद है मैंने एक सम कराया था जिसमें लेजर अकाउंट बनाना था, याद आ रहा है वाला? उसका नाम तो याद नहीं है, पीयूष के बाद वाला सम था, उसमें लेजर बनाना था, याद है? सम नंबर शायद 13 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? उसमें लेजर बनवाए थे हम आपसे, और लास्ट में हाँ डबल एमआरक्यू वाला सम। और फिर लास्ट में हमने देखा था जब लेजर अकाउंट सारा बना लिए थे, 6 तो बनाया था लेजर में, को याद है? और लास्ट में किसका किसका बैलेंस बचा था? कैपिटल और कैश का। कैपिटल का बैलेंस याद है 1 लाख था, और कैश का बैलेंस कितना था? लास्ट में मैंने सब कट के यही दो बचता है। तो बात समझो, अगर कैपिटल में 530 बच रहा है तो दूसरा मेरा कैश बैलेंस कितना बचेगा? मेरे को बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, मैं जो बोल रहा हूं विजुअलाइज करो। बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही आइटम आएगा, इसका मतलब एक लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में 5,30,000 आएगा और तो कुछ है नहीं, और एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 530 आएगा और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाने बोले। मेरा बात समझ में आया? तो चलो एक काम करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं इसका। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाया है कि कभी भी इश्यू ऑफ शेयर का कहानी देके, कभी भी इश्यू ऑफ शेयर का कहानी देके अगर बैलेंस शीट बनाने बोल दे और कोई कहानी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर, तो लास्ट में 2 ही अकाउंट बने बचेगा, एक बैंक बैलेंस और एक कैपिटल। जितना कैपिटल होगा उतना ही मेरा बैंक बैलेंस। शॉर्टकट समझा? और आगे धीरे धीरे और बताएंगे, अभी तो ये शुरुआत है, बेसिक वाला बता रहा हूं। तो चलो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बना ही लेते हैं। कंपनी का नाम दिया है क्या? बैलेंस शीट का डेट दिया है क्या? हाँ,
31,317 दिया है ना ना, कौन चिल्ला रहा है, कौन है वो नालायक? अच्छा, अब मैं अमाउंट का ना 2 कॉलम नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ करंट ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है, तो बस अमाउंट कॉलम लिख देने से ऐसे ही भी चलेगा। मेरा प्रेजेंटेशन में अगर इतना ही लिख दिया गया तो बस हो गया काम। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बस चालू कर रहे हैं। ए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडरलाइन कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स। एक्चुअली क्या है ना, कम से कम आप 2 बैलेंस शीट जब तक हाथ से नहीं बनाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता अभी थोड़ा अजीब लग रहा हो, हाथ शेकी शेकी फील करेगा, इट्स ओके। 2 सम करने दे, 2 सम के बाद नॉर्मल हो जाएगा ये सब। बाकी सम नॉर्मल हुआ ना, डिफिकल्ट सम भी, ये भी हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम दो मेरे को। इसमें सबसे पहले बैठाया जाएगा शेयर कैपिटल। और अभी हमने चर्चा किया था शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल बैठाते हैं, और पेड अप मेरा 530। अब ये 530 कैसे आया, ये हम आपको दिखाएंगे नोट 1 बना, इसलिए मैंने यहां नंबरिंग कर दिया 1। ये दिखाओ, बाद में दिखा। अब रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, वो सब हेड लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रॉड हेड लिख देना। कौन कौन सा ब्रॉड हेड? इसके बाद एक लिख दो नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर सारा हेड लिखना पड़े तो माथा पागल हो जाएगा, समझ रहे ना, इतना बड़ा फॉर्मेट। सिर्फ ब्रॉड हेड लिख के लिख दो ये वाला डेटा नहीं है मेरे पास। और तीसरा करेंट लायबिलिटी, अंदर का माल पत्तर नहीं लिखना क्योंकि नहीं है, बस ब्रॉड हेड लिख के छोड़ दो। ये ब्रॉड हेड क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस हो गया मेरा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल भी आ गया मेरे पास 5,30,000। मतलब वाह सर वाह, आज आपने बनाए हैं कोई मस्त सा बैलेंस शीट। काश असली लाइफ में इतना ही बने तो मजा आ जाए। एसेट साइड में जो पहला हेड होता है वो है नॉन करेंट एसेट, मगर क्योंकि हमारे पास नॉन करेंट एसेट का कोई डेटा नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया। आप मेरा बात समझ रहे हो, डैश करके छोड़ दिया। दूसरा हेड है करेंट एसेट। मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो करंट एसेट हेड के कौन से सब हेड में आएगा? एनी आइडिया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं एक नोट बना देता हूं, किंतु इसमें बैलेंस कितना रहेगा? 530, क्योंकि जितना कैपिटल में आएगा उतना ही बैंक में आएगा। और बोला कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैंक में बस इतना ही बैलेंस बचेगा। और मजा का बात देखो, मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। यूरेका! इतना आसानी से तो जिंदगी में कभी कोई बैलेंस शीट ना बना था आज तक, पहली बार बना है। तो बना है तो लिखो भैया। खत्म? ना 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 ना, क्यों खत्म नहीं है भैया? ये 2 नोट मेरे को सुंदर से बना के दिखाना है। और पता है मेरे को, ये जो नोट 1 है ना, इसको डिटेल में दिखाना है आपको सुंदर से। इसमें ही टाइम लगेगा अभी मेरे को, है नोट में टाइम लगेगा। मैं दिखाता हूं ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या दिखाना पड़ता है, वो मैं आपको बताने वाला। यहां तक सारे बच्चों का लिखना हो जाए तो मुझे बताएं, क्योंकि इसके नीचे मैं बताऊंगा नोट्स टू अकाउंट्स। लाइबिलिटी साइड सबको लिख लिया ना, तो मैं ऊपर कर देता हूं। इसके नीचे आइए और लिखिए पहले नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें मैं पहले बना रहा हूं नोट नंबर 1, जिसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल। अब कंपनीज एक्ट में क्या बोला जानते हो? ये जो नोट बनाने जाओगे ना शेयर कैपिटल का, सबसे पहले इसमें ऑथराइज कैपिटल दिखाना चाहिए। ये किसका डिटेल दिखाना है? ऑथराइज कैपिटल। यहां तक लिख लो, फिर मैं आपको ऑथराइज कैपिटल के दर्शन कराता हूं वापस। पहुंच गया सारा बच्चा लोग? ये देखो, इधर देखो, सब में ऑथराइज बोला था, इधर देखो, इधर देखो, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यही बात यहां पर आके कॉपी कर दो, सब में दिया हुआ रहेगा सब चीज, बस कॉपी करना होता है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच।
1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। बस डबल लाइन क्लोज। अच्छा ये सिर्फ यहीं पर आएगा, ये 10 लाख को बैलेंस शीट में मत दिखा देना, ये प्रेजेंटेशन के लिए बोला, ये दिखाना पड़ेगा, तो हमको दिखाना पड़ेगा। ऑथराइज के बाद ये लोग बोला है आपको दिखाना चाहिए इशूड कैपिटल का डिटेल। ये सब डिस्क्लोजर पॉलिसी के तहत दिखाया जाता है भैया। इशूड, अरे मुन्ना भूल गया क्या? इधर क्वेश्चन देखो, हमने कितना शेयर इशू कर दिए, तो बस यही लिखना है यहां पर। इशूड में हम लिख दिए तेरी 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर तो 10 का ही है ना, यहां पर आएगा 6 लाख। इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब समझ गया? याद है वो लोग 70,000 अप्लाई किया था, तो बोलो तो सब्सक्राइब कितना होगा? अगर वो लोग 70,000 अप्लाई किया था तो सब्सक्राइब हम लोग वो लोग कितना किया था? 70 नहीं हो सकता भाई, 60। अरे यही तो सब्सक्राइब कैपिटल है, जितना मैंने अलॉट किया वही तो वो लोग सब्सक्राइब किया होगा, तो 60,000 है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में तुमको वापस लिखना पड़ेगा 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और वापस 6 लाख। भाई ये फिगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, नहीं ये नोट्स में दिखाया जाता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। शेड्यूल 3 का जो है ना प्रेजेंटेशन, उसमें लिखा हुआ ये सब डिटेल्स दिखाने के लिए। और लास्ट वाला दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। आपको याद है कॉल्ड अप 9 पर शेयर था, तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, देखो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹9 कॉल्ड। 6 9 54, 5,40,000 दिखाना पड़ेगा। और इससे माइनस करके दिखाते हैं हम लोग कॉल्स इन अरियर। वो एक नालायक था जिसके पास 5,000 शेयर था, 9 में 7 दिया था, ₹2 नहीं दिया था, उसका कॉल्स इन अरियर 10,000 था। और 540 में अगर मैं 10 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 530। ये 530 ही मेरा पेड अप कैपिटल है। मेरा बात समझो, ये 530 ही मेरा पेड अप कैपिटल है। बात समझ रहे हो ना? लिखो, इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, लिखो। सारा बात समझ में आ रहा है? तुम देख रहे हो, मतलब बैलेंस शीट बनाने में झमेला नहीं था, यहां पर नोट का प्रेजेंटेशन में झमेला। वही सोचे, इतना सा बैलेंस शीट के लिए सम थोड़ी ना दिया हो, ये सिखाना था मेरे को, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन। लिख लिया? अब मैं ये 530, ये जो 530 है यही यहां लिखा गया, बात पकड़ो जल्दी से। प्रैक्टिक देखो, मैंने तो फटाफट कैलकुलेशन करी है, पहले बैठाया और बाद में नोट्स बनाया। प्रैक्टिकली क्या होता है, नोट बन के पहले टोटल निकलता है, फिर वो टोटल हम लोग जाके कहां बैठाते हैं? बैलेंस शीट में। समझा? एक और नोट का बात किया था मैंने, नोट 2, ये भी बना देता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वाला ही है नोट 2। इसका नाम था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये 530 मेरे बैंक में पड़ा होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो बस ऐसे ही लिख दिया, तो बैंक 530। मेरा बात समझ गया? ये पहला पहला बैलेंस शीट का सम था, इसीलिए मैंने सारे नोट बना दिए। किंतु आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, अब सम बड़ा बड़ा होगा, अब बैलेंस शीट का सबका नोट बनाना संभव नहीं होता एग्जाम। तो मैं अपना आदत बताता हूं, जिसमें एक आइटम होगा ना उसके लिए नोट नहीं बनाएंगे, जिसमें एक से ज्यादा आइटम होगा ना उसका हमेशा नोट बनाएंगे, वो आगे समझ जाओगे। बट अभी ये समझ में आया 530। अब ये 530 हमने यहां बैठा दिया, बैलेंस शीट टैली हो गया, ये बन गया मेरा बैलेंस शीट। बोलो क्लियर हुआ? बस यही है, देख लो, ये प्रेजेंटेशन का खेला हमने। फिर एक बच्चा मेरे से पूछ लिया,
बोलो भैया आप एक बात बताओ, जब भी बैलेंस शीट बनेगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल इतना सारा डिटेल्स दिखाना पड़ता है? अरे और भी दिखाना पड़ता है, आगे आगे सिखाएंगे। नहीं भैया हमको ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा देंगे, बहुत टाइम होगा, किंतु एग्जाम में इतना दिखाना पड़ेगा। तो मेरा बात सुनो, अगर तुम देख रहा है इस तरह का क्वेश्चन है जो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, उसमें तो इतना डिटेल दिखाना पड़ता है, किंतु आगे आगे दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे ना, वहां पर थ्रस्ट चेंज हो जाएगा चैप्टर, तो वहां इतना डिटेल नहीं, वहां तो इतना दिखाने से भी हो जाता है। दो दिखाते हैं, एक तो ऑथराइज दिखाते हैं और उसके बाद लास्ट में पेड अप कैपिटल दिखा के भाग जाते हैं, बीच का हम लोग खा जाते हैं, टाइम नहीं रहता ना एग्जाम में। भैया ऐसे अलाउड है एग्जाम में? हाँ, तो इस समय कर देते ना। ये कौन सा चैप्टर का समय? इश्यू ऑफ शेयर। आपको देख के समझ में आएगा ना, सिर्फ इश्यू का कहानी है, फुल फ्लेजेड प्रेजेंटेशन। इश्यू के साथ 16-17 और कहानी जुड़ेगा आगे आगे जैसे चैप्टर्स आएंगे, तब उस केस में फिर हम लोग ये जगह खा के सिर्फ ऑथराइज दिखाएंगे और लास्ट में कॉल्ड अप पेड अप दिखाएंगे, काम खत्म। वो आएगा जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, अभी एक छोटा सा बस दिमाग में आइडिया डाल रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है? तो अभी तो टाइम नहीं है और एक सम बाकी भी रह गया है, तो अगले दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लस रिवाइज करके आप